आज हम लोग बल और गति के नियम के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, दूसरे चैप्टर में है फिजिक्स में बल और गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके बारे में जानने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, उनको ध्यान में रखना है। कुछ संकेत हैं, उनको याद रखना है। वो संकेत क्या क्या है? जैसे m ये द्रव्यमान को निरूपित करता है, याद रखना है। a त्वरण को निरूपित करता है। f फोर्स को निरूपित करता है, बल को बताता है। u आप जानते हैं प्रारंभिक वेग के लिए, v अंतिम वेग। जहां चाल की आवश्यकता होती है तो u और v चाल को भी निरूपित करते हैं। t फॉर टाइम, समय, ये समय को संकेत देता है। s विस्थापन या दूरी, जहां सदिश लेना होता है विस्थापन, और जहां अदिश के बारे में देखते हैं तो दूरी को निरूपित करता है। इस अध्याय में दो और नए शब्द आपको जुड़ेंगे, संवेग, मोमेंटम। संवेग को P से सूचित करेंगे, ये नया है, इस चैप्टर में आएगा। आवेग, इंपल्स, I से सूचित करेंगे। बाकी सारे आप पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या चीज है, बल क्या चीज है। क्या किसी ने बल को देखा? बल को आपने देखा नहीं है। बल को अनुभव कर सकते हैं, बल के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। पिछले क्लास में आपने बल के बारे में पढ़ा है कि बल एक खिंचाव है या धक्का है। जब किसी वस्तु को हम खींचते हैं अपनी ओर या धक्का देते हैं दूसरी तरफ, तो कहते हैं कि बल का प्रयोग किया गया है। जैसे इस ब्लैक बोर्ड को ही हम धक्का दें या सामने रखे हुए टेबल को खींचें, तो वो अपने स्थान से इधर उधर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि दीवार को धक्का दे और दीवार टच से मस न हो तो हमने बल का प्रयोग नहीं किया। इसके बारे में आप जानेंगे। तो वास्तव में बल अनुभव करने की चीज है, इसके प्रभाव को ही हम देखेंगे। आप फुटबॉल खेलते हैं, गेंद को पैर से ठोकर मारते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, हाथ से बॉल को मारते हैं, आप बल का प्रयोग करते हैं। वहां पर किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो धक्का देते हैं। जैसे पैर से ठोकर मारते हैं तो आप धक्का देते हैं, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं। यही चीज खिंचाव अथवा धक्का आप पढ़ करके आए हैं, लेकिन यहां पर अब थोड़ा इस क्लास में दूसरी तरफ से इसको समझना होगा बल के बारे में। बल एक प्रभाव है, बल एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है। यह एक बाहरी कारक है, एक्सटर्नल बाहरी। बल बाहरी कारक है, बाह्य कारक है। आपने दैनिक जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं देखा होगा जब आप बल का अनुभव न करते हो। वास्तव में बल का अनुभव धक्का या खिंचाव के रूप में तो किया ही जाता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, उसको गति में लाना हो, आप विद्यालय आते हैं, घर से साइकिल निकालते हैं और साइकिल पर बैठने के बाद अपने पैर से साइकिल के पैडल को दबाते हैं। इसका मतलब कि आप बल लगाते हैं वहां पर।
बल का प्रयोग करते हैं, तब वो साइकिल गतिशील हो जाती है। अर्थात विराम में स्थित किसी वस्तु को गति में लाने के लिए बल की आवश्यकता होती है। आप जैसे फुटबॉल खेलते हैं, गोलकीपर को देखते हैं और गोलकीपर की तरफ कोई खिलाड़ी तेजी से बॉल को किक करता है, मारता है, और गोलकीपर क्या करता है, उसको कैच करता है, रोक लेता है, अर्थात उसकी गति को रोक देता है। अगर कैच कर लिया तो विराम में ला देता है, या उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी है, बैट्समैन है और गेंदबाज गेंद फेंकता है। बैट्समैन क्या करता है, बल्ले से गेंद को हिट करता है, उसके डायरेक्शन को बदल देता है। यदि गेंद बैट्समैन से छूट गई, विकेट कीपर के पास जाती है, तो विकेट कीपर अपने दस्तानों में उसको रोक लेता है, अर्थात वो गेंद विरामावस्था में आ जाती है। तो वहां भी बल का प्रयोग होता है। बैट्समैन ने उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो ठीक है, हिट कर दिया तो ठीक है, अन्यथा वो गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचती है और विकेट कीपर उस गेंद की गति को शून्य कर देता है, तो वहां भी बल लगता है। तो बल किसी वस्तु को विराम से गति में ला सकता है, विराम से गति में या गति से विराम में ला सकता है, उसके डायरेक्शन को बदल सकता है, उसकी स्थिति को बदल सकता है। जैसे मान लीजिए घर में आपने देखा होगा, रोटी पकाते समय महिलाएं क्या करती हैं, घर की गृहिणियां आटे को गूंथती हैं और आटा जो गीले रूप में रहता है उसको छोटे छोटे गोले के रूप में ले करके और बेलन के माध्यम से उसको चपटा कर देती, रोटी का आकार दे देती, तो वहां भी बल लगता है। वो बल गोले को चपटा कर देता है, अर्थात आकृति में परिवर्तन कर देता है। तो ये सब बल का प्रभाव है। विराम में लाना, गति में लाना, आकृति में परिवर्तन करना, स्थिति में परिवर्तन करना, तो ये सब बल के प्रभाव हैं। और इन्हीं के आधार पर हम बल का डिफिनीशन जानेंगे, लिखेंगे बल का डिफिनीशन। बल क्या चीज है? फोर्स। बल का डिफिनीशन आप देखें, बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाए अथवा लाने की चेष्टा करे या लाने का प्रयास करे। चेष्टा का मतलब प्रयास करना। अब यहां पर समझना है आपको, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाए, परिवर्तन ला दिया तो बल लगा, अब परिवर्तन नहीं लाया तो क्या बल नहीं लगा? जैसे मान लें कि आप इस दीवार को धक्का देते हैं, ये जो दीवार है इसको धक्का दे रहे हैं, कितना हो प्रयास कर ले, ये दीवार टस से मस्त तो नहीं होगी। अकेले आदमी के बल लगाने से ये दीवार टस से मस्त तो नहीं होगी। तब क्या कहेंगे कि हमने बल का प्रयोग नहीं किया, हमने बल लगाया, प्रयास किया, चेष्टा किया स्थिति में परिवर्तन लाने का, लेकिन परिवर्तन नहीं ला पाया। तो बल वह भौतिक कारण है, वो भी एक्सटर्नल है, एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज विच चेंजेस द पोजीशन और ट्राई टू चेंज द पोजीशन। या तो चेंज लाता है या ट्राई करता है उसके पोजीशन को, बॉडी का मतलब वो वस्तु, तो उसे हम फोर्स करते हैं। अब बल क्या क्या कर सकता है? किसी वस्तु विरामावस्था में स्थित किसी वस्तु को गति में ला सकता है, अर्थात विराम से गति में ला सकता है, गति से विराम में ला सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। बल लगा करके किसी वस्तु की गति के डायरेक्शन को हम बदल देते हैं, जैसा कि बल्लेबाज के उदाहरण में हमने बताया। आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं, जैसा कि रोटी बनाते समय मैंने बताया। तो बल के ये प्रभाव है। अब बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेशीय बल, मांसपेशियों द्वारा अगर बल लगाया जाए तो उसे पेशीय बल कहते हैं।
जमीन पर कोई वस्तु अगर रगड़ करके चल रही है, किसी वस्तु को घसीटा जाए तो वहां घर्षण बल लगता है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। आप किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं, धक्का देते हैं, चापाकल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो मांसपेशियों से बल लगाते हैं, वो पेशीय बल का उदाहरण हुआ। जमीन पर चलते हैं, कील को ठोकते हैं, अर्थात शरीर से जब बल लगाते हैं तो पेशीय बल हुआ। जमीन पर चलना ये घर्षण बल का भी उदाहरण है। उसके अलावे ये जो पंखा चल रहा है ये विद्युत बल है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वहां चुंबकीय बल काम करता है। तो इस तरह से बहुत से बल के बारे में दिया गया है, लेकिन आपको जितना पढ़ना है उसी को समझिए। तो बल एक भौतिक राशि है, ये याद रखना है, और बल सदिश राशि है, फोर्स, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु को हम इधर से धक्का देंगे, जब इधर से धक्का देंगे तो वस्तु आगे की ओर बढ़ेगी, अर्थात इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी। ये नहीं कि यहां से धक्का दे और वस्तु इधर जा रही है, ऐसा हो नहीं हो सकता है। तो इसमें डायरेक्शन होता है, दिशा होती है। और जब बल लगाएंगे तो कुछ तो उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये दोनों जहां पर हो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होती है, अर्थात बल सदिश राशि है। इसे F से निरूपित करते हैं, फोर्स का पहला लेटर F। फोर्स पहला अक्षर F से निरूपित करते हैं, सदिश राशि है, और इसका SI मात्रक न्यूटन है। मात्रक के बारे में आप पहले अध्याय में सीखे हैं, SI यूनिट न्यूटन, N। CGS पद्धति में इसका मात्रक डाइन है, CGS मात्रक डाइन। अब इसके बाद हम देखेंगे परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। जैसे किसी वस्तु पर कई बल काम कर रहे हो, एक साथ कई बल काम कर रहे हो। यहां देखिए, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर यहां से एक बल काम कर रहा है, F1, एक F2 और एक F3। ये तीनों बल इस ऑब्जेक्ट पर क्रियाशील हैं, एक साथ लग रहे हैं, और ये वस्तु यहां पर इस डायरेक्शन में क्रियाशील हो रही है। तो इन तीनों बलों का परिणामी बल हुआ ये, तीनों बलों का परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। इसका डिफिनीशन देखें, किसी वस्तु पर लगने वाला वह अकेला बल जो उस वस्तु पर एक साथ क्रियाशील अनेक बलों के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, परिणामी बल कहलाते हैं। कई बल लग रहे हो और उन सबको हटा करके एक अकेला बल लगाया जाए, उन सब के बराबर। आपने देखा होगा कभी कभी कोई वाहन जैसे ट्रैक्टर हो या कोई और वाहन हो, स्टार्ट नहीं होता है तो क्या करते हैं, कुछ लोग धक्का देते हैं उसको, एक साथ कई लोग मिल करके धक्का देते हैं। अब 2, 4, 10 लोग मिल करके जब धक्का देते हैं तो वहां पर जितने व्यक्ति धक्का देते हैं उतने बल लगते हैं, और सब लोग एक ही पॉइंट पर तो धक्का नहीं देते हैं, अलग अलग पॉइंट पर धक्का देते हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन से उसको धक्का देते हैं। लेकिन वो वस्तु, वो वाहन अलग अलग डायरेक्शन में तो नहीं चलती है, वो चलती है एक सीधी रेखा में चलती है। वहां पर बैठा हुआ चालक, ड्राइवर जिस डायरेक्शन में उसके ले जाना चाहता है उसी डायरेक्शन में हो जाती है। तो सारे बल
एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ये अकेले बल के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो वो परिणामी बल हुआ। तो ये परिणामी बल का डेफिनेशन, किसी वस्तु पर लगने वाला वह अकेला बल जो उस वस्तु पर एक साथ क्रियाशील अनेक बलों के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, परिणामी बल कहलाते हैं। इसी परिणामी बल का अभी यूज होगा अगले टॉपिक में, जहां पर आप जानेंगे संतुलित और असंतुलित बल के बारे में। संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है। अब हम जानेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु गति में आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वस्तु की डायरेक्शन में चेंजिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब परिणामी बल के आधार पर हम संतुलित बल को समझेंगे। मान लिया जाए ये कोई वस्तु है और एक व्यक्ति यहां से धक्का दे इसको, इस ऑब्जेक्ट को कोई व्यक्ति यहां से धक्का दे अपना F1 फोर्स लगा करके, और कोई दूसरा व्यक्ति इधर से धक्का दे इस डायरेक्शन में, ये F2 फोर्स लगा दे, और दोनों फोर्स यदि बराबर हो तो इस वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए इस पर कोई और बल काम करे, इधर से भी एक फोर्स लग जाए, इधर से भी एक फोर्स लग जाए, F3, F4, यहां से भी कोई फोर्स अप्लाई हो, इधर से भी फोर्स अप्लाई हो, और वस्तु की जो पोजीशन है, वस्तु की जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रहे, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात वस्तु टस से मस न हो, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे, तो उसे हम संतुलित बल कहेंगे। इसका मतलब कि किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल क्रियाशील हो, किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल क्रियाशील हो और उनका परिणामी बल शून्य हो। जब रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, तब उसे हम कहते हैं संतुलित बल। किसी वस्तु पर एक साथ क्रियाशील अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहा जाता है, और जब परिणामी बल शून्य नहीं हो तो असंतुलित बल कहते हैं। That's not equal to 0। अब मान लीजिए कि इस पर इधर से फोर्स लगा दिया जाए, एक व्यक्ति इधर से फोर्स लगा दे, तो ये वस्तु इधर की डायरेक्शन में गतिशील हो सकती है। दो आदमी इसको धक्का दें और परिणामी बल इसका 0 ना हो तो गति में आएगी। तो परिणामी बल के आधार पर हम समझेंगे, जानेंगे कि संतुलित है कि असंतुलित है। तो संतुलित बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है। संतुलित बल के माध्यम से हम किसी वस्तु की स्थिति को, उसके पोजीशन को नहीं बदल सकते हैं। किसी वस्तु को गति से विराम में लाने के लिए, विराम से गति में लाने के लिए, उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। ध्यान देना होगा, संतुलित बल लगा करके हम वस्तु की अवस्था को नहीं बदल सकते। अतः किसी वस्तु पर क्रियाशील अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उसे असंतुलित बल कहेंगे, और यदि परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहेंगे। समझ गए संतुलित और असंतुलित के बारे में? लिख लीजिए इसका डिफिनीशन। ये डिफिनीशन, जब किसी वस्तु पर एक साथ क्रियाशील कई बलों का, अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। क्या इसका विपरीत होगा? परिणामी बल शून्य नहीं हो, यहां पर जोड़ देंगे नहीं, और यहां पर जोड़ देंगे असंतुलित लिख देंगे, तो असंतुलित बल का डिफिनीशन हो जाएगा। यहां पर न लिखना है, यहां पर अ लिखना है, बस डिफिनीशन चेंज। संतुलित बल किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है। असंतुलित बल क्या करता है? असंतुलित बल विराम से गति में ला सकता है, गति से विराम में ला सकता है, डायरेक्शन को बदल सकता है, उसकी स्थिति को बदल सकता है, आकृति को बदल सकता है, वस्तु की दिशा को बदल सकता है।
जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, आप लोगों ने कभी रस्सा कस्सी का खेल खेला होगा या देखा होगा, तो उसमें दो टीमें रहती हैं और दोनों टीमों में बराबर बराबर खिलाड़ी रख दिए जाते हैं। बीच में एक निशान लगा दिया जाता है, रस्सी पर भी और धरातल पर भी, जहां पर खेल होता है। और दोनों तरफ से खिलाड़ी क्या करते हैं कि अपनी अपनी ओर बल लगा करके उस रस्सी को खींचते हैं। जब तक संतुलित बल काम करता है तब तक कोई भी टीम नहीं जीतती है, और जहां थोड़ा सा संतुलित बल फेल हुआ अर्थात असंतुलित बल हुआ तो एक टीम जीत जाती है। जिस टीम का बल अधिक हो जाएगा वो टीम जीत जाएगी, खींच लेगी दूसरे को। तो जब तक दोनों तरफ से संतुलन बना रहता है, दोनों तरफ से बराबर बल लगा रहता है, एक इधर खींचता है एक इधर खींचता है, तो कभी इधर जाता है इधर जाता है। लेकिन ज्यों ही थोड़ा सा असंतुलन होता है, असंतुलित बल का प्रभाव देखने को मिलता है, एक टीम जीत जाती है। तो ये रस्साकसी के खेल में आप देखते होंगे। तो इस तरह से संतुलित और असंतुलित बल को आप बढ़िया से समझ जाएंगे।